अब बेटा डे 5 की तरफ चलते हैं और हमारा उस पर थ्योरम है, थ्योरम 11.2। अच्छा बेटा डे 5 में 11.2 थ्योरम है। अगर 11.1 की समझ आइए तो ये बिल्कुल आसान है, उसी जैसा ही है, मिलता जुलता है, आसान ही है। आप इसको जरा देखिएगा। वो कहते हैं प्रूव दैट इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल इट इज अ पैरेललोग्राम। पिछले सवाल में था कि पैरेललोग्राम है, तो अब इसकी साइड ने साबित करें। अब वो कहता है कि इसकी अपोजिट टू साइड जो है वो अगर कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं तो बताएं ये पैरेललोग्राम है, साबित ये करना है। तो हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटर बनाई ए बी सी डी। अब वो कहते हैं गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, उसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए डी जो है ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, और उसके बाद जो है वो कहते हैं पैरेलल भी है और बराबर भी है, यानी ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल भी है और ए बी जो है वो डी सी के बराबर भी है। तो साबित ये करें कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ ये करना है ए बी सी डी द पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, जॉइन द पॉइंट बी टू डी, बी को डी से मिला लेंगे, एंड द फिगर नेम द एंगल्स 1 2 3 एंड 4। तो इसके नाम रख देंगे 1 2 3 और 4। सही बात है, ये हमारे पास जब तक दो, देखो ना अब ये इसको मिलाने से दो ट्रायंगल बन गए, तो अब बाकी थ्योरम वही आसान हो जाएगी, इन दोनों की करस्पॉन्डेंस करेंगे, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। उसमें स्टेटमेंट है और रीजन है। अब पहली बात देखें तो ये 1 जो है वो 2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। जब वो पैरेलल है तो इसमें ये हमारे पास ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है, तो ये 1 2 के बराबर अल्टरनेट एंगल है, तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी को सी डी बी के साथ करस्पॉन्डिंग करेंगे। ए बी डी और सी डी बी के आपस में करस्पॉन्डेंस करेंगे। अब ये पुरानी बातें सारी, ए बी डी सी के बराबर है, ये हमें पता है, खुद बताया था, गिवन है। 1 2 के बराबर, ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी हमने प्रूफ किया हुआ है। बी डी के बराबर है, ये आपस में कॉमन है दोनों में, तो ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो जरी बात है 1 2 के बराबर, तो इसका 3 4 के बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित करने से ये एंगल जो है बराबर हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जब ये बराबर होगा, अब जरा गौर से देखें, जब हमने कहा ना कि 1 2 के बराबर है और ए बी जो है वो सी डी के जो है बराबर भी है और पैरेलल भी है, जब हम अब रिवर्स चलते हैं, जब 3 4 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर भी होंगे। तो वही बात, ए डी बी सी के पैरेलल भी है और ए डी बी सी के जो है ना, ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल हो गया, और ए डी जो है ए डी बी सी के क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ए डी जो है यहाँ पे उसने जो है ना, ये ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, और ए बी डी सी के बराबर, यहाँ ए बी है, ये बी है, डी नहीं है। तो जब ये आपस में चारों पैरेलल हो गए, यानी कि ये इसके पैरेलल हो गए और ये इसके पैरेलल हो गए, तो हमारे पास पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यही है कि जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएं और इक्वल हो जाएं तो वो हमारे पास क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है। तो डेफिनेशन से ये बात साबित हो गई कि जब ए डी बी सी के पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है, तो फ्रॉम गिवन ये हो गया, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 यानी दूसरी और तीसरी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। तो डे 5 का काम भी खत्म हो गया। तो बेटा आपने इस जो मैंने आज आपको एचओडी क्लास पूरी ली है, डे 5 तक 5 दिनों का काम इसको अच्छी तरीके से आपने करना है, और आपने इसको करेंगे तो आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो अल्लाह पाक आपका हमें नासिर हो, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। डे 5 चूँकि आपका लास्ट डे है और इसमें इस एचओडी का लास्ट डे है और इसमें भी हम न्यूमेरिकल्स आगे ही सॉल्व करेंगे। तो आइए अब आगे हम जो इसके 3-4 न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। 7.9 एन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट 18 न्यूटन इन एयर। हवा के अंदर उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना था, 18 न्यूटन था। इट्स वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। जब उसको पानी में डाला गया तो उसका वेट डिक्रीज होकर कितने पे आ गया, 11.4 न्यूटन पे। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। अब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपने फाइंड करनी है। कैन यू गेस द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस्म का है, किस तरह मटेरियल है। वेट इन एयर जो है वो W1 18 न्यूटन, वेट इन वाटर W2 इज इक्वल टू 11.4 न्यूटन। लॉस जो हुआ है वेट में वो W कंसिडर किया जाएगा। W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 18 माइनस 11.4 जो है वो 6.6 न्यूटन जो है वो उसका जो वेट है वो लॉस हुआ है।
तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो आपके पास कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये कांस्टेंट होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपने फाइंड करनी है, तो ये फार्मूला जो मैंने आपको पिछली HOD में पढ़ाया था, D इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। वेट जो W1 है वो 18 है, डिवाइडेड बाय ये 6.6 जो है वो W1 माइनस W2 आपने निकाला, और मल्टीप्लाई बाय 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को और डिवाइड करेंगे 6.6 के साथ, तो ये 2727 जो है वो 2727 kg पर मीटर क्यूब जो है वो इसका डेंसिटी निकल आएगी ऑब्जेक्ट की। 7.10 है, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी जो है वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वेज 3.06 न्यूटन इन एयर। डिटरमिन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इमर्स्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आपने एक तो फाइंड करना है, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ उसी ब्लॉक का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है जब आपने उसको एक लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी इतनी थी, आपने उसके अंदर बिल्कुल फ्रीली उसको डुबो दिया। इमर्स्ड मतलब डुबो दिया। अब डेंसिटी ऑफ वुड जो है वो 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप अगेन उसी तरह ही जो है वो चेंज कर दें, किस में, उसकी SI यूनिट में। तो उसमें आपने तब्दील करने के लिए क्या करना है, ग्राम से आपने पहले उसको क्या करना है किलोग्राम में, तो 1000 के साथ वो भी आपने पुट करना है, और साथ में जो उसकी सेंटीमीटर क्यूब से आपने मीटर क्यूब में तब्दील करना है, तो 100 के क्यूब के साथ भी उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करेंगे तो 600 kg पर मीटर क्यूब में वो तब्दील हो जाएगा। वेट आपके पास जो है वो 3.06 जो है वो न्यूटन है। ये सब की यूनिट्स जो है वो एक जैसी नहीं थी, तो एक जैसे करने के लिए सब की SI यूनिट में हम उनको तब्दील कर रहे हैं। तो मैथ जो है वो 3 आपने जो है वो यहाँ पर लिखा 3.06 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.306 kg में आपने उसको तब्दील कर दिया। कैसे? ये आपने यहाँ पर जो वेट का फार्मूला है वो W इज इक्वल टू mg आप फाइंड करेंगे, mg आप पुट करेंगे, तो m की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो g किधर चला जाएगा, वो वेट के नीचे चला जाएगा। तो ये वेट के नीचे 3.06 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 0.306 kg में तब्दील हो जाएगा। वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, वही फार्मूला डेंसिटी वाला फार्मूला यूज़ कर रहा है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो जब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम डेंसिटी की जगह पे आ जाएगा और डेंसिटी वॉल्यूम की जगह पे चली जाएगी। मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी है, तो 0 पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो आपके पास मास कितना है 0.306, 0.306। जी 0.306 डिवाइडेड बाय 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻3, तो ये जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 0.51 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब में आएगा। जब आप उसको, ये बहुत ही कम वॉल्यूम है तो 10⁻³ में है, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे इनटू स्मॉलर यूनिट। तो आप जब आप इसको स्मॉलर यूनिट की तरफ लाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ के साथ। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपके पास 510 आ जाएगा। ये स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ लाने के लिए, बिगर से स्मॉलर की तरफ लाने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास 510 सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब आपने अप थ्रस्ट फाइंड करना है, जो उस वेट को जो लिक्विड में डिप हुआ है, इमर्स हुआ है, उसमें अप थ्रस्ट कितना है। अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना वो लिक्विड का वेट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, या फिर वेट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻3। ये आपके पास ये डेंसिटी, ये वॉल्यूम, और ये आपके पास क्या है, ग्रेविटी है। ये जब आप पुट करेंगे तो अब आपके पास क्या आ जाएगा,
वेट आपके पास 3.06 और डिवाइडेड बाय ये सारे का सारा इसके नीचे आ जाएगा, ये और ये, तो ये इसके जब नीचे आएगा, ठीक है, और वॉल्यूम की वैल्यू भी आपने पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम जो है वो 0.00034 मीटर क्यूब में आ जाएगा, जिसको आप जब लिक्विड के अंदर जब गया तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के क्यूब के साथ, तो 340 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 7.11 जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास ये है, द डायमीटर ऑफ पिस्टन, हाइड्रोलिक प्रेस का जो पिस्टन है वो है 30 सेंटीमीटर। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड to lift a car weighing 2000 Newton on its piston if the diameter of piston of the pump is 3 centimeter। ये देखिए डायमीटर जो एक पिस्टन का है वो 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर में कन्वर्ट किया उसको। फोर्स जो F1 वेट की जो फोर्स दी हुई है वो 2000 न्यूटन है। जो डायमीटर दूसरा दिया गया है जो स्मॉलर पिस्टन का है वो 3 सेंटीमीटर का है, तो वो 0.03 मीटर में आपने उसको कन्वर्ट किया। यहाँ पर ये फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस की जगह पे आपने डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 किया और उसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर F2 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर रेडियस की जगह पे आपने डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो उसका स्क्वायर कर दिया। तो अब आप इसमें ये देखें F1 डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय D2 स्क्वायर। अब आपने F2 फाइंड करनी है तो D2 स्क्वायर किधर चला जाएगा, ऊपर इधर आ जाएगा, तो D2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर इंटू F। ये देखें ये फोर्स की वैल्यू 2000, D2 स्क्वायर की वैल्यू, D2 की वैल्यू कितनी 0.03, उसका स्क्वायर कर दिया, और डिवाइडेड बाय D1 की वैल्यू 0.3 और उसका स्क्वायर कर दिया। अब आपने इन दोनों को इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 20 न्यूटन की फोर्स आ जाएगी जो लिफ्ट करेगी कार को ऊपर की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल है आपके पास ये, स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर -5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच्ड थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर। जो कांस्टेंट आपने ऊपर अभी पढ़ा वही आपने फाइंड करना है। द लेंथ ऑफ द वायर इज 2 मीटर। ये जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर। इधर देखें जो चेंज इन लेंथ आई, ये एरिया पहले 2 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर -5 मीटर स्क्वायर, चेंज इन लेंथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर -3 मीटर है। फोर्स कितनी अप्लाई हुई है 4000 न्यूटन की, जो उसकी अपनी जो एक्चुअल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, वो 2 मीटर है। ठीक हो गया। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला आपके पास जो है वो अप्लाई करने से पहले आप यूं स्ट्रेस निकाल लेंगे। स्ट्रेस जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है, तो फोर्स ऊपर दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ भी ऊपर दी हुई है और एक्चुअल लेंथ भी दी हुई है। ये देखें 2 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 की पावर -3 आपके पास आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को आप उठा के यंग मॉडुलस के फार्मूले में स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन में पुट कर दें। स्ट्रेस में ये वैल्यू आ जाएगी और स्ट्रेन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। दोनों को आप जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपकी 3rd HOD जो है वो फिजिक्स की यहाँ पर कंप्लीट होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो न्यूमेरिकल्स इसमें समझाए गए हैं आप इनको अच्छी तरह से बार बार उसको मल्टीमीडिया पे सुने और उसको देखें और उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे आपको ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, और अपने आप को प्रिपेयर कर लें। आगे आने वाले जो HOD टेस्ट हैं उनके लिए आप अपने आप को तैयार कर लें। ये जो आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7, ये इसमें आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेबस जो आपका तरतीब दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यू पेपर पैटर्न, वो सेक्शन बी में आपके पास 1, 2, 3 है चैप्टर, और सेक्शन सी में आपके पास 7, 8, 9 है। ठीक है, तो इस हिसाब से सेक्शन बी के जो चैप्टर है वो आपके पास चैप्टर नंबर 1
और सेक्शन सी का जो है वो चैप्टर नंबर 7 मैंने जो है वो ऐड किया था। तो 7 आज आपका कंप्लीट हो गया, 1 मैंने आपको पहले कंप्लीट करा दिया था। तो इन 2 चैप्टर्स की आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि जून में आपको एक डेट दे दी जाएगी और आपके पेपर इसी ही 2 चैप्टर के आपके से लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Now start day 5 of your biology lecture for your 3rd class of HODs. और आज का टॉपिक है डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि उसको अंधेरा चाहिए, डार्क फेज का मतलब है कि उसको लाइट नहीं चाहिए, लेकिन ये इनडायरेक्टली लाइट फेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट फेज से जो ATP और NADPH बन के आता है वो डार्क फेज में यूज होता है। Dark reaction introduction. It is a light independent reaction which occurs at night. ये रात में भी हो सकता है, लेकिन ये रात में मोस्टली स्टॉप हो जाता है क्योंकि इसको एनर्जी नहीं मिलती। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इस पे लाइट नहीं इसको चाहिए। Discovery. The details of dark reaction were discovered by Melvin Calvin and his colleagues at the University of California. में उनका MPhil का रिसर्च प्रोजेक्ट था ये, जिसमें उन्होंने डार्क फेज को स्टडी किया था। Due to this, the summary of the events of dark reaction are also called Calvin cycle. Dark reaction एक cyclic process है और इसको हम Calvin cycle का नाम भी देते हैं। ये आपके सामने डार्क फेज की साइक्लिक डायग्राम है, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। डार्क फेज के मेन 3 फेजेस हैं। पहले फेज को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन फेज, दूसरे फेज को कहते हैं रिडक्शन फेज और तीसरे फेज को कहते हैं रीजनरेशन फेज। अब पहले स्टेप्स को शुरू करते हैं यहां से। अभी ये 2, 3 जो भी लिखा है इसको छोड़ दें। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है RUBP, और इसकी जो पर्पल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इसके मतलब है कि इसके अंदर ये कार्बन मॉलिक्यूल है। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अभी आपको हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाएंगे, सिंपल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, और हर कार्बन एटम के साथ फर्स्ट कार्बन एटम के साथ भी और 5th कार्बन एटम के साथ भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ये प्रिकर्सर है, क्योंकि ये इस साइक्लिक प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो कोई भी चीज जो साइक्लिक प्रोसेस को स्टार्ट करती है वो प्रिकर्सर कहलाती है, पहले से मौजूद है। RUBP एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को अपने साथ ज्वाइन करेगा, और ये देखो यहाँ पे 5 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए? 6 एटम्स, सॉरी। तो यहाँ पे 5 कार्बन के एटम थे और यहाँ पे कितने एटम्स हो गए? 6। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो पहले 5 कार्बन थे और एक कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एटम इसके साथ अटैच होगा, तो ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा। अभी आपने इस 3 को नहीं देखना, मैं अभी 1 की बात कर रही हूँ। 1 5 कार्बन कंपाउंड RUBP 1 से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अपने साथ कंबाइन करेगा, तो 1 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जो कि कौन से एंजाइम की मदद से बनता है? रुबिस्को, RUBISCO। और इस स्टेप को कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन वो स्टेप है जहां पे इनऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन जाती है। देखिए ये RUBP में जो पर्पल वाले कार्बन है ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है, और जो CO2 का कार्बन है ये इनऑर्गेनिक फॉर्म का है। तो ये जो पहला स्टेप है, ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलती है, तो ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए इस फेज को हम क्या कहते हैं? कार्बन फिक्सेशन फेज। यहां से आगे क्या होगा? ये यहां से ब्रेक डाउन होगा, ये देखिए इस जगह से। तो ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, किसके? 3 कार्बन कंपाउंड के, क्योंकि ये टूटेगा, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट एक तरफ चला जाएगा, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट एक तरफ चला जाएगा। साइकिल को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए ये प्रोसेस 3 टाइम्स रिपीट होगा। जो मैंने 1 टाइम आपको रिपीट किया है, 1 RUBP 1 CO2 मॉलिक्यूल से कंबाइन करके 1 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा, तो 3 RUBP 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके 3 6 कार्बन कंपाउंड बनाएंगे, और जो यहाँ से टूटेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन, जैसे हमें कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 6, क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 में टूटता है, तो 3 मॉलिक्यूल कितने में टूटेंगे? 6 मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये 6 कार्बन वाला स्ट्रक्चर अनस्टेबल है।
कार्बन फिक्सेशन वाला फेज कौन सा एंजाइम करता है? रुबिस्को एंजाइम, जिसमें वो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनाता है। अब ये जो मॉलिक्यूल हैं इनकी आगे से रिडक्शन होती है और ये जो 6 मॉलिक्यूल हैं इनमें से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज होता है और इस रिडक्शन के प्रोसेस में हम एटीपीज को यूज करते हैं और एनएडीपी को यूज करते हैं। एटीपी किस में यूज होता है? एडीपी में वो एनर्जी, और एनएडीपीएच किस में कन्वर्ट होता है? एनएडीपी में। ये क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन भी इसको देगा, इलेक्ट्रॉन भी इसको देगा, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी और एनर्जी भी ये यूज करेगा। तो यहां से यहां तक वाला जो कर्व है ये क्या है? रिडक्शन फेज। ये 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए यूटिलाइज होगा और बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो रीजनरेशन ऑफ प्रिकर्सर के लिए यूटिलाइज होंगे ताकि उसको नेक्स्ट केल्विन साइकिल के लिए चलाया जा सके। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के हैं ये किसको जनरेट करने के लिए? तो ये यहाँ से आगे जो है वो क्या, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल आपके पास बने थे, एक ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो गया और बाकी 5 मॉलिक्यूल आरयूबीपी को बनाने के लिए यूटिलाइज हो गए। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर एटीपीज यूज होंगी और ये वो एटीपीज हैं जो फोटोसिंथेसिस से बन के आई हैं और इस फेज को हम क्या कहेंगे? रीजनरेशन फेज। यहाँ से यहाँ तक कार्बन फिक्सेशन फेज है, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन फेज है और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रीजनरेशन फेज है। ये आपके पास केल्विन साइकिल की डायग्राम है और ये डिटेल्ड डायग्राम है। आपकी बुक में भी एक सिंपल डायग्राम है, लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाए तो बुक की डायग्राम आपको समझ आ जाएगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको एक बार सुनने से ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। आप जब 2-3 बार इसको बार बार रिपीट करके सुनेंगे तो आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, मेन फेजेस भी और केल्विन साइकिल भी। तो हमें ये समझ आया कि वो एनर्जी जो बन के आई थी लाइट फेज में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कराती है इनऑर्गेनिक में और इस तरह ये केल्विन साइकिल जो है वो प्रोसीड करता है। अब केल्विन साइकिल की समरी पढ़ लेते हैं। केल्विन साइकिल की समरी में पहला पॉइंट ये है फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड। जैसे कि आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइंड विद अ 5 कार्बन कंपाउंड टू फॉर्म टेम्पररी 6 कार्बन कंपाउंड। और मैंने ये बात पढ़ी है, मैं फिर रिवर्स चाहती हूँ। ये जो मैंने बात पढ़ी है ये यहाँ पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद 5 कार्बन मॉलिक्यूल और टू जनरेट 6 कार्बन कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ रुबिस्को एंजाइम। और इस प्रोसेस को कार्बन फिक्सेशन कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में एक इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड किसका हिस्सा बन गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। स्प्लिटिंग ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि वो अनस्टेबल है, ईच ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड। और वो 6 कार्बन कंपाउंड किस में टूट जाता है? 2-3 कार्बन कंपाउंड्स के अंदर, जैसे कि हमने देखा। और उसकी फिर क्या होती है? रिडक्शन। और उसमें से कुछ ग्लूकोज बनाने के लिए यूज होते हैं और कुछ क्या करने के लिए यूज होते हैं? रीजनरेशन ऑफ प्रिकर्सर। Reduction of 3 carbon compound. 3 carbon compounds are reduced to 3 carbon carbohydrates by using ATP and hydrogen from NADPH. और ये ATP और NADPH कहाँ से बन के आए हैं? लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज। और 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं वो प्रिकर्सर को बनाने के लिए यूज होते हैं। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो यूज टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। दिस स्टेप यूटिलाइजेस एटीपी। और इस स्टेप के अंदर भी हम एटीपी यूटिलाइज करते हैं और ये वही एटीपी है जो लाइट फेज के अंदर आती है। तो यहां से 3 फेजेस कंप्लीट होते हैं, पहला कार्बन फिक्सेशन, दूसरा रिडक्शन और तीसरा रीजनरेशन ऑफ प्रिकर्सर। अब इन प्रोसेसेस को कराने के लिए आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल का रोल है। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, पिगमेंट है, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में, विच डिराइव फोटोसिंथेसिस process. Only about 1% of the light falling on the leaf surface is absorbed. जितनी लाइट पड़ती है उसमें से 1% absorb होती है, मतलब उसका 1% जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बाकी 99% रिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, द लाइट रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स आर नॉट ओनली डिफरेंटली absorbed by the photosynthetic pigment but also differently effective in photosynthesis. जो लाइट रेज हैं, मैंने आपको बताया था कि सन से जो आपकी वाइट लाइट आ रही है वो 7 कलर्स की है और उसमें से 2 कलर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इफेक्टिव हैं, एक रेड कलर और एक ब्लू वायलेट कलर। तो ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस व्हिच आर एब्जॉर्ब बाय द
पिगमेंट, तो इसमें हम ब्लू और रेड लाइट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। तो आपको समझ आई इंपॉर्टेंस क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो बेसिक सनलाइट को प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे और उसको फिर वापस फर्दर कोई भी प्रोसेस, ना डार्क फेज हो सकता है ना लाइट फेज हो सकता है। सो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है क्लोरोफिल की कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम्स क्या हैं, कहाँ पे मौजूद हैं? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम मौजूद हैं। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स एंड कॉल्ड फोटो सिस्टम। बहुत सारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को हम इकट्ठा करें तो उनकी कलेक्शन हमारे पास क्या कहलाती है? फोटो सिस्टम इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट, प्राइमरी पिगमेंट जो चाहिए, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट, जैसे आप समझें कि आप एक काम करते हैं तो कोई आपको असिस्ट करता है, आपकी मदद करता है, तो एसेसरी पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोफिल की मदद करते हैं। Additional pigments like chlorophyll B and carotenoids are called accessory pigments. Some wavelengths not absorbed by chlorophyll A are very effectively absorbed by the accessory pigments, vice versa. तो इसके अलावा जो है वो कुछ wavelength ऐसी हैं जो chlorophyll A absorb नहीं करता effectively, तो वो accessory pigments करते हैं, जिसमें chlorophyll B, इसके अलावा carotenoids है, xanthophyll है जिसका नाम इधर mention नहीं है, but ये accessory additional pigments उसके साथ मौजूद होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर किस चीज का नाम है? लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसे फैक्टर को कहते हैं कि जिसकी एब्सेंस में वो प्रोसेस रुक जाए। अब देखिए, रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, वाटर मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, लेकिन सनलाइट ना होने की वजह से वो प्रोसेस रुक जाता है। और फिर सनलाइट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, सनलाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर, और कार्बन डाइऑक्साइड में उसकी कंसंट्रेशन का भी रोल है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का भी रोल है, लेकिन मेजर जो फैक्टर है वो सनलाइट है। Any environmental factor, the absence or deficiency of which can decrease the rate of metabolic reaction is called limiting factor. ऐसा फैक्टर कि जिसकी कमी की वजह से या जिसके खत्म हो जाने के बाद वो प्रोसेस रुक जाए, मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फैक्टर। तो फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये है कि जब वो खत्म हो, जब वो फैक्टर नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। अब लिमिटिंग फैक्टर कौन से हैं? लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दोबारा बता रही हूँ, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट की इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर इनफ वाटर अवेलेबल है तो प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है तो प्रोसेस होगा, टेम्परेचर सुटेबल है तो प्रोसेस होगा, लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम है तो प्रोसेस होगा, अदरवाइज प्रोसेस में उसके रेट में डिक्रीज आएगा। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी. It decreases as the light intensity decreases and increases as the light intensity increases. तो rate of photosynthesis जो है वो किस पे डिपेंड करता है? लाइट इंटेंसिटी पे। इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रोसेस ज्यादा होगा। However, at much higher light intensity, the rate of photosynthesis become constant. Effect of temperature. The rate of photosynthesis decreases with decrease in temperature. It increases as the temperature is increased over the limiting range. अब देखो, टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन अब बायोलॉजिकल सिस्टम एक नैरो रेंज में काम करता है। जिस तरह आपका बॉडी टेम्परेचर 37-38 है, अब हम कहेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर 50 करेंगे, लाइक टेम्परेचर बहुत ज्यादा करेंगे, तो क्या एक्टिविटी इंक्रीज होगी? नहीं। हर बायोलॉजिकल सिस्टम एक नैरो रेंज में काम करता है और अगर उसकी नैरो रेंज से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इट इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ओवर द लिमिटेड रेंज। लिमिटेड रेंज के अंदर तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फर्ज करें गर्मी की बहुत शिद्दत हो रही है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या उस वक्त प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल के लिए खतरा है। तो उस वक्त वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर लेंगे, स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इस टेम्परेचर के अगेंस्ट सर्वाइव करना है, क्योंकि उनके एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाएंगे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और एंजाइम डीएक्टिवेट अगर हो जाए तो वो सर्वाइवल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। बट इफ द लाइट इंटेंसिटी इज लो एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो दोनों का रोल है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है और टेम्परेचर कम भी हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज्यादा होगा, लेकिन अगर इंटेंसिटी ज्यादा और टेम्परेचर लिमिटेड रेंज से भी ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा।
इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डेफिनेटली ज़्यादा होगी तो प्रोसेस ज़्यादा होगा. कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन rises the rate of photosynthesis. It goes on increasing until limited by other factor. तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल कॉजेज द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. लेकिन मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल सिस्टम कभी भी चीज़ों को ओवर रेंज नहीं होने देता. तो हम हर एक ऑप्टिमम रेंज है प्लांट्स की कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने की. अगर वो ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेंगे तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, और जब स्टोमेटा बंद होंगे तो प्रोसेस फौरन से डिक्रीज हो जाएगा. तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत से चीज़ों से रिलेटेड है. लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन लिमिटेड रेंज के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज होगा, बट अंडर सर्टेन लिमिट. अगर उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे. आज के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने हैं. एक आपके पास है क्वेश्चन, राइट द नोट ऑन डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपकी बुक पे भी ये मौजूद है, और डायग्राम भी आपने ड्रॉ करनी है और इसको लिखना है. इसके अलावा रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन द फोटोसिंथेसिस, ये भी आपने लिखना है, बुक पे मौजूद है. एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो आपको एक्सप्लेन किए हैं, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर कंसंट्रेशन, इनकी डिटेल भी आपने लिखनी है. और ये टॉपिक आपकी बुक पे पेज 122 टू 124, 122, 123 और 124 पे मौजूद हैं. आपने वहाँ से पढ़ने हैं, लेक्चर सुनना है, इनको समझना है, और उसके बाद ये चीज़ें अपनी नोटबुक्स पे लिखें. ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जब आप बार बार इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको समझ आएगा. लेकिन अगर आपको इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप पे अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता करके सवाल पूछ सकते हैं. वो मुझसे रब्ता करेंगे और मैं आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी. और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने ज़रूर उसके बारे में फीडबैक देना. थैंक यू सो मच. जी स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड HOD के डे 5 का जो है वो आगाज़ करने लगे हैं. आप लोग अपनी नोटबुक्स तैयार कर लें. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 पे चले गए हैं. राइट अ डिटेल नोट ऑन पेज फॉर्मेटिंग. पूरे पेज की फॉर्मेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा. पेज फॉर्मेटिंग रेफर टू द फॉर्मेटिंग ऑफ ऑल फैक्ट्स ऑफ द इंटायर पेज सच एज चेंजिंग पेज, ओरिएंटेशन, मार्जिन्स, पेज नंबर, हेडर एंड फुटर. पेज फॉर्मेटिंग की अगर आप बात करें तो आप मुकम्मल तौर पे पूरे पेज को तब्दील कर सकते हैं. आप उसके पेज के फॉर्मेट को तब्दील कर सकते हैं. यहाँ साइडों पे ये जो एरिया होता है इसे मार्जिन्स कहा जाता है. नीचे से ऊपर से छोड़ना, साइडों से छोड़ना, लेफ्ट एंड राइट से छोड़ना, मार्जिन्स को तब्दील कर सकते हैं. ये पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज नंबर को के स्टाइल को तब्दील कर सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं. हेडर एंड फुटर, इसको ये जो टॉप पे लिखा हुआ है करोल रेजिडेंशियल कॉलेज कंप्यूटर साइंस 9, इसको हेडर कहते हैं. इस हेडर को लिख भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं. इसको फुटर कहते हैं. पेज नंबर 29, इसको लिख भी सकते हैं, इसको तब्दील कर सकते हैं. तो ये पूरी पेज फॉर्मेटिंग कहलाती है. डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग क्या है? थीम चेंज ऑफ द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स. पूरे डॉक्यूमेंट को तब्दील कर दिया, चाहे वो 10 पेजेस पे मुश्तमिल हो, 50 पेजेस पे मुश्तमिल हो, पूरा डॉक्यूमेंट आपने तब्दील कर दिया. ठीक है ना. उसके कलर को, उसके फॉन्ट्स को, उसके इफेक्ट्स को तब्दील कर दिया. उसका तरीकेकार क्या है? फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू अप्लाई अ थीम. उसमें आपने ये करना है, क्लिक पेज लेआउट टैब आपने क्लिक करना है, ये ऊपर मौजूद होता है. फिर क्लिक थीम बटन के ऊपर क्लिक करना है जो थीम ग्रुप्स के अंदर मौजूद होंगे उसके ऊपर, और फिर सिलेक्ट द थीम आपने कर देनी है जो भी मेन्यू के अंदर मौजूद होगी. तो ये पूरे डॉक्यूमेंट में वो थीम जो है वो अप्लाई हो जाएगी. पेज मार्जिन्स क्या है? पेज मार्जिन रेफर ऑफ द अमाउंट ऑफ द ब्लैंक स्पेसेस द पेयर ऑफ द टॉप एंड द बॉटम एंड द लेफ्ट एंड द राइट एजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट. यहाँ से लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से या अप से जो मार्जिन यानी जगहें छोड़ी जाती हैं उसे पेज मार्जिन्स कहा जाता है. पेज ओरिएंटेशन क्या है? पेज ओरिएंटेशन रेफर ऑफ द वे रेक्टेंगुलर पेज इन ओरिएंटेशन फॉर अ व्यू. आप पेज ओरिएंटेशन कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर पेज की व्यूइंग जो है वो कर सकते हैं ताकि आप उसको वैसा देखें, यानी आप मुकम्मल तौर पे पेज के फॉर्मेट को तब्दील कर सकते हैं. आगे है वाटर मार्क. वाटर मार्क इंसर्ट द डिम टेक्स्ट बिहाइंड द कॉन्टेक्ट ऑफ द पेज. पेज के बिल्कुल बिहाइंड पे अगर आप कभी देखें ना कोई चीज़ें हाईलाइटेड होकर लिखी होती हैं, डिम होकर लिखी होती हैं, ठीक है ना, तो उसको वाटर मार्क जो है वो कहा जाता है. डिम होकर पीछे लिखा जाता है. ऊपर सारी टाइपिंग होती है लेकिन पीछे से बिल्कुल डिम लिखा होता है.
तो ये भी कर सकते हैं। पेज कलर तब्दील कर सकते हैं, पेज कलर सेट ऑफ द पेज और बैकग्राउंड कलर, आप मुकम्मल तौर पे पेज कलर को जो है वो तब्दील कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। पेज बॉर्डर्स जो हैं उसको तब्दील किया जा सकता है, लेफ्ट से, राइट से, अप से, डाउन से पेज बॉर्डर्स जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपने पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करना है, उसके बैकग्राउंड के ऊपर जाना है और बैकग्राउंड पे जो है वो चेंजिंग कर देनी है। चाहे आप स्टाइल पे चेंजिंग करें, चाहे आप शेडिंग पे तब्दील करें, चाहे आप मुकम्मल तौर पे उसके स्टाइल को जो है वो तब्दील किया जा सकता है। ये पेज बॉर्डर जो है वो कहलाता है। मेक श्योर कि भी आप स्टूडेंट्स को ये बातें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाते हैं। डिफरेंशिएट द पेज ब्रेक एंड द सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में डिफरेंशिएट करते हैं। पेज ब्रेक क्या है? अ पेज ब्रेक इज द मार्कर दैट टेल्स द वर्ड प्रोग्राम दैट आर फॉलोड द कॉन्टेक्ट आर टू बी द अपेयर ऑफ द न्यू पेज। Word automatically insert the page break and when the user reach the end of the page। ठीक है, इसमें तरीकेकार ये है कि आपने पेज ब्रेक लगा दिया, आपने जहां पर न्यू पेज करना था, जहां तक आपने ये टाइपिंग की, यहां तक आपने टाइपिंग कर दी और यहाँ पे पेज ब्रेक बना हुआ है और वो अगले पेज पे ऑटोमेटिकली जो है वो चला जाएगा, क्योंकि आपने सिलेक्शन ही जहां तक के एरिया पे दी होगी, आप टाइप करते जाएंगे और वो एक पेज से दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये पेज ब्रेक कहलाता है। आपकी मर्जी बिल्कुल उसको बॉटम तक ले जाएं, आपकी मर्जी उसके मिड पे रखें, आपकी मर्जी है उसे सेमी मिड पे रखें, ये पेज ब्रेक जो है वो कहलाता है और ऊपर लेआउट पे ये मौजूद होता है। ठीक है ना, वर्ड जो है वो उसको ऑटोमेटिकली उसे ब्रेक करता रहता है। सेक्शन ब्रेक क्या है? सेक्शन ब्रेक इज आल्सो इंसर्ट द न्यू पेज दैट इट अलाउड टू यूज टू चेंज द पेज फॉर्मेट विदाउट हैविंग एन इफेक्ट ऑफ द फॉर्मेटिंग ऑफ द प्रीवियस पेजेस। फॉर एग्जांपल, द सेक्शन ब्रेक कैन बी यूज्ड टू द ब्रेक ऑफ द डॉक्यूमेंट इन द सेक्शन हैविंग द डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर ईच चैप्टर ऑफ द बुक। कभी कभार ये होता है कि आपका इस पेज पे कोई फॉर्मेट होता है, दूसरा पेज जो है उसका फॉर्मेट मुख्तलिफ होता है, तो वो जो दूसरे पेज पे फॉर्मेट होता है ये पेज ब्रेक नहीं कहलाता, वो सेक्शन ब्रेक कहलाएगा, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर एरिया तक उधर टाइपिंग की और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले गए। ठीक है, तो पेज ब्रेक पे आप देखें तो हर एक पेज पे एक जैसा फॉर्मेट होगा, वहीं तक ही ये नीचे जाएगा। और सेक्शन ब्रेक की तरफ बात करें तो वो आप पर्टिकुलर एरिया पे जाकर भी अपने आप को ब्रेक करके नेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर जा सकते हैं, नेक्स्ट जो है जगह पे टाइपिंग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि वाई हेडर एंड फुटर आर इंपॉर्टेंट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हेडर एंड फुटर, जैसे कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं तो सबसे पहले हेडर है करोल रेजिडेंशियल कॉलेज इस्लामाबाद एंड कंप्यूटर साइंस, ये हेडर है। और फुटर की तरफ चल जाए तो 30 लिखा है, ये फुटर है। तो कहते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हेडर रेफर टू द इन्फॉर्मेशन दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द ईच पेज। हर पेज के ऊपर जो हेडर है वो आपको मालूमात दे रहा है कि ये किस चीज के बारे में। फुटर रेफर ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द ईच पेज। फुटर आपको ये इन्फॉर्मेशन या मालूमात दे रहा है कि ये कौन से पेज नंबर पे आप मौजूद हैं। ये फुटर इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है आप दे रहा होता है। द टाइप ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट में अपीयर इन द हेडर और फुटर इंक्लूड द बुक टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल, चैप्टर नेम नंबर एंड द टाइटल, द पेज नंबर एंड द कंपनी नेम। अब आपके जो हेडर और फुटर में क्या चीजें आ सकती हैं? बुक का टाइटल आ सकता है, डॉक्यूमेंट का टाइटल आ सकता है, चैप्टर का नेम आ सकता है, उसका टाइटल आ सकता है, उसका पेज नंबर आ सकता है, उसका कंपनी नेम आ सकता है। ये तमाम चीजें हेडर फुटर के अंदर मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है डे 5 का, और डिस्क्राइब द स्टेप फॉर इंसर्टिंग द पेज नंबर। अगर आप कोई पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकेकार होगा? क्लिक ऑफ द इंसर्ट टैब, सबसे टॉप पर फाइल मेन्यू पे इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करें। क्लिक द पेज नंबर इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। पेज नंबर डाल दें हेडर एंड फुटर ग्रुप के अंदर, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, तो वहां पर जैसे ही हेडर एंड फुटर का की ऑप्शन आएगी उसके ऊपर क्लिक कर दें और वहां पे पेज नंबर डाल दें। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द बॉटम ऑफ द पेज कमांड दिस विल ओपन द सब मेन्यू। आप माउस पॉइंटर को लेकर जाएं बॉटम ऑफ द पेज कमांड पे और वो सब मेन्यू खुल जाएगा। वहां पर आप ऑप्शंस मुख्तलिफ मौजूद होंगे। सिलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, सिलेक्ट द वैल्यू फॉर द फुटर फ्रॉम द बॉटम एंड द पोजीशन ग्रुप ऑफ द डिजाइन टैब इफ रिक्वायर्ड। फुटर पे रहते हुए आप कुछ लिखना चाहते हैं वहां पे लिख देंगे, हेडर पे आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वहां पे भी लिख सकते हैं। जब आप हेडर पे लिख लेते हैं और फुटर के ऊपर लिख देते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्लिक द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन ऑन द डिजाइन टैब। उस डिजाइन टैब के ऊपर रहते हुए क्लोज आप जैसे करेंगे तो आपका हेडर एंड फुटर जो है वो अपेयर हो जाएगा। वो हर पेज के लिए अपेयर होगा जब तक कि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका थर्ड HOD जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 23 क्वेश्चन जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक पे उतारेंगे भी और साथ साथ इसको
याद भी करेंगे। थैंक यू। तलबा, ये जो आपको आयत नंबर 70 से लेकर 75 तक मुश्किल अल्फाज, मश्की सवालात, मारूज़ी सवालात और उसके बाद तर्जुमा कराया गया है, ये चौथे 5वें दिन 70 नंबर आयत से लेकर 75 तक इन तमाम चीज़ों की रिवीजन करनी है और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।